हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था हम यूपीएससी के सिलेबस को लेके आ गए हैं। तो आज हम सिलेबस को बताएं, इसके पहले हम उन पोस्ट की चर्चा करेंगे कि जो आपको मिलने वाली हैं अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है यूपीएससी का सिलेबस है। ये यूपीएससी का सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लेटेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहले हम पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से पोस्ट मिलेंगे, जरा एक नज़र मार लेते हैं इस पर। तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT ग्रुप ए, IRS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज ग्रुप ए, असिस्टेंट वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पोस्टल सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ग्रुप ए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन RPF ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर कार्डर ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड। फिर डेनिक्स ग्रुप आ जाएगा। डेनिक्स मतलब दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी। और इसके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको मिलेगा पौंडीचेरी सिविल सर्विस ग्रुप बी और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस ग्रुप बी। देखिए फ्रेंड्स, ये जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और आप इसको कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए सोचते हैं तो आपके पास कैरियर का कम से कम 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस होते हैं आपके IAS में आपको पता है IAS, IPS, IRS ये सारे पोस्ट आ जाते हैं। दूसरी आपकी रैंकिंग आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट वन विभाग, उसमें आपको मिलता है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जो आपका प्रीलिम्स होता है दोनों का एक होता है, लेकिन उसका जो मेंस होता है वो IAS का अलग होता है, IFS का अलग होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है वो अलग होता है कहीं ना कहीं। और दोनों ही मतलब ये दोनों IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस है। यही 3 सर्विस हैं अभी तक इंडिया में जो कि ऑल इंडिया सर्विस हैं। और अगर फॉरेन में आपको जॉब करना है तो इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके लिए आपको अलग अलग जगहों पे आपको जॉब के लिए मिल सकता है। अगर आप भी नए नए लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और काफ़ी देशों को घूमने में आपको काफ़ी शौक है तो आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है इस इंडियन फॉरेन सर्विस से। फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इसमें पोस्ट थी। अब जैसा हमने बताया कि इसमें हर डिपार्टमेंट का लगभग कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो हमेशा टच किया हुआ होता है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो आपको पता ही है, IAS, फिर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस, फिर इंडियन पुलिस सर्विस, फिर इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप ए, फिर इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनडायरेक्ट GST इंस्पेक्टर जैसे होते हैं। आप CGL निकालते हैं तो आपको जैसे GST इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, जो पहले आपका जो है एक्साइज डिपार्टमेंट जो एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर जो होते थे, तो उस तरह से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो होते हैं वो GST टैक्स के एक रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी ग्रुप ए का पोस्ट है, वो आपको मिलेगा। फिर आपको इसमें अगर देखा जाए तो आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT इनकम टैक्स ग्रुप ए, ये IRS, ये आपको डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत मिलेगा। ज़्यादा एक्सपोजर IRS में, इनडायरेक्ट और IT में ज़्यादातर जो IAS अफसर होते हैं वो ज़्यादातर अगर प्रेफरेंस भी देते हैं तो ज़्यादातर वो IT को ही सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ऑर्डिनेंस सर्विस यानी असिस्टेंट वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें सर्विस जितने भी हैं, असिस्टेंट वर्क मैनेजर वहाँ करेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जितने उनकी शस्त्रागार होता है जहाँ उनके शस्त्र रखे जाते हैं, उसके आप कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आपके अंदर होगी। फिर इंडियन पोस्टल सर्विसेज यानी पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसके लिए सबसे हेड आप रहेंगे, आपको डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा। फिर उसी तरह इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS ये रेलवे में, फिर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन RPF, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ASC यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, ये आपको मिलेगा RPF के अंतर्गत, रेलवे के अंतर्गत। फिर डिफेंस सेक्टर में अगर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज IDES ये मिल जाएगा। फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस
IIS जूनियर कार्डर, जूनियर कार्डर में आपको ग्रुप ए में मिलेगा। फिर इंडियन ट्रेड सर्विस ITS, इसमें ग्रुप ए में मिलेगा। फिर इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए, इसमें आपको मिल जाएगा। फिर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, ये आपको मिलेगा सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के अंतर्गत, ये आपको मिल जाएगा। फिर दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली में अंडमान और निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, ये आपका जहाँ तक यूएन टेरिटरी है, यूएन टेरिटरी में आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो आपका पौंडीचेरी आपको मिल जाएगा, पौंडीचेरी सिविल सर्विस ग्रुप बी और पौंडीचेरी सिविल सर्विस ग्रुप ए। और जो दिल्ली अंडमान और निकोबार आइलैंड की हमने बात की थी, उसी में सेम दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुलिस सर्विस। इसी तरह जिस हमने बताया था पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, तो इस तरह पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग है। आपको पता है सिविल सर्विस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे जो IAS का काम होता है वो लोग वेरियस अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके चलते हैं। अगर हम बात करें IPS की, तो ज़्यादातर वो लॉ ऑर्डर से रिलेटेड सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम ये बात करते हैं कि एग्जाम इसका आगे किस तरह से होगा। देखिए स्कीम क्या होता है इस एग्जाम का, किस तरह से, मतलब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले फोकस करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। प्रीलिम्स में देखिए आपके पहले ओवरव्यू एक देते हैं आपको, इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे जो कि 200 मार्क्स से होंगे, और दोनों में आपको मतलब दोनों पेपर अटेंड करना आपको जरूरी है। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, सेम डे में पेपर होंगे, 1 डे एग्जाम है ये। फिर मेंस में आते हैं, मेंस के में टोटल आपके 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में क्या क्या होंगे आपका देखिए बता रहे हैं। पहला आपका होगा क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर ए और पेपर बी होगा। पेपर ए क्या होगा, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द ए शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 22 लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप हिंदी चुन सकते हैं, कर्नाटक के आप कन्नड़ चुन सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज जो आपको ठीक लगे वो चुन सकते हैं। आप देखिए लैंग्वेज कौन कौन से हैं, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, असमीज, बंगाली, गुजराती, देवनागरी आपकी ये इसकी स्क्रिप्ट है। देखिए असमीज की स्क्रिप्ट आपकी है असमीज, और जो लिपि कहते हैं, बंगाली में बंगाली लिपि, गुजराती की गुजराती लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है, कन्नड़ की कन्नड़ है, कोंकणी की देवनागरी, कोंकणी की भी देवनागरी है। फिर मलयालम की मलयालम है, ये इसकी स्क्रिप्ट है। फिर मणिपुरी की बंगाली, मणिपुरी भी बंगाली इसकी स्क्रिप्ट है। उसी तरह से आपका मराठी की देवनागरी, और नेपाली की भी देवनागरी, उड़िया की उड़िया है, पंजाबी की गुरुमुखी है स्क्रिप्ट है, पंजाबी की गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। संस्कृत की देवनागरी है, सिंधु की देवनागरी या अरेबिक, जो आपकी सिंधु आती है, सिंधु। संस्कृत की तो देवनागरी है, लेकिन सिंधु जो आपकी जो लैंग्वेज है सिंधी, वो देवनागरी है या अरेबिक है। और तमिल है, तमिल की स्क्रिप्ट तमिल है, तेलुगु की स्क्रिप्ट तेलुगु है, उर्दू की पर्शियन है, बोडो की देवनागरी है, डोगरी की देवनागरी लिपि है। स्क्रिप्ट लिपि, स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहते हैं। और मैथिली है आपकी देवनागरी, और संथाली इस देवनागरी है, और देवनागरी और उल्चिकी है। तो ये फ्रेंड्स हो गए आपकी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर फिर से सारे एक बार लैंग्वेज को एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये फ्रेंड्स सारी आपकी लैंग्वेज हो गई। जो दूसरी लैंग्वेज आपकी होगी वो कंपलसरी लैंग्वेज है, वो सभी को देनी है, वो है आपकी इंग्लिश की। देखिए जो ये पेपर ए और पेपर बी ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो क्वालिफाई के लिए आपको 33.33% अप्रॉक्स आपको नंबर चाहिए। उसमें आपके यहाँ पे 300 नंबर के 2 पेपर होंगे, सब दोनों ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। देखिए सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको MCQs होते हैं। तो आपको इसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा क्योंकि मेन से है। फिर आपका पेपर जहाँ से कैलकुलेशन शुरू होता है क्वेश्चंस का, मतलब जहाँ से आपके पेपर का इवेल्युएशन शुरू होता है, वो है पेपर 1 ए से। पेपर 1 ए से होगा। फिर पेपर 2 आपका होगा जनरल स्टडीज 1, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके पूरे सिलेबस को हम डिटेल में बताएंगे। फिर पेपर 3 आएगा आपका जनरल स्टडीज 2, और फिर आएगा पेपर 4 आएगा आपका जनरल स्टडीज 3, फिर पेपर 5 आएगा जनरल स्टडीज 4, फिर पेपर 6 आएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 पेपर 1, और पेपर 7 आएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। देखिए सब 250 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ए से
और ये जो पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक, आप मैंने बोला टोटल 9 पेपर है। देखिए 7 पेपर तो आपको ये हो गए, जैसे आपका ए से हो गया जनरल स्टडी 1 2 3 4 ये हो गया, फिर ऑप्शन सब्जेक्ट 2 हो गया, ये आपका टोटल 7 पेपर हुआ, प्लस 2 पेपर जो हमने क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज पेपर रखे वो भी तो पेपर देंगे ना आप, तो 9 पेपर हो गया टोटल 9 पेपर हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर देने हैं आपको, जो टोटल आपका सब स्कोर बनेगा 1750 बनेगा। इसमें क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स इंक्लूड नहीं हैं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसमें जो आपका के 7 पेपर है उसके मार्क्स इंक्लूड है 1750। फिर आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका 275 नंबर का, और उसके बाद जो आपका ग्रैंड टोटल बनेगा 1750 प्लस 275 इज इक्वल टू 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स के बस टोटल कंप्लीट होगा, जिसमें आपका एक स्कोर अच्छा खासा खड़ा होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब चलिए हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सब्जेक्ट टोटल आपको 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिले हैं। 26 ऑप्शन सब्जेक्ट में से आप क्या क्या चुन सकते हैं? एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस चुन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी चुन सकते हैं, बॉटनी चुन सकते हैं, फिर आप केमिस्ट्री चुन सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आपका साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिटरेचर आप चुन सकते हैं, जो 22 लैंग्वेज है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज पर लिटरेचर आप चुन सकते हैं। इसमें से आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होगा, वो अलग होगा, उसका भी पीडीएफ हम डाल देंगे नीचे, सिलेबस उसको भी आप मेंशन पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसकी मैं ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि उसमें इसमें से कुछ चुनिंदा, जैसे मान लीजिए अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से किए तो आपका जो है वो ज़्यादा उसमें नहीं पूछा गया है, वो आपका फॉरेस्ट सर्विस में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स अगर आपका है तो आपको फॉरेस्ट सर्विस में भी प्रेफरेंस काफ़ी मिल जाएगा। जो ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं फॉरेस्ट सर्विस में वो मैथमेटिक्स ही ऑप्शनल लेते हैं, उसमें आपका 2 ऑप्शनल होगा। सेम इसमें आपका तो एक ऑप्शनल है, उसमें आपका 2 ऑप्शनल होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसका पेपर एकदम अलग तरीके से होता है, उसके सिलेबस को हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने यहाँ पे अभी ज़्यादा फोकस किया है आईएएस आईपीएस को और इस सर्विसेज को, क्योंकि उसकी जो पोस्ट आती है वो काफ़ी कम आती है, 110 के समथिंग आती है, और उसमें हर स्टूडेंट नहीं बैठ सकता, उसमें पर्टिकुलर एक ऑप्शनल होगा जिसका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है। तो इसके लिए वो हमने अभी इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर आप कहेंगे तो हम उसकी अलग वीडियो बना के उसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उसके नोटिफिकेशन के थ्रू। लेकिन हम दोनों का पीडीएफ यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यूपीएससी का वो हम डाल दे रहे हैं, और आईएफएस का जो फॉरेस्ट सर्विस होता है उसका भी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। देखिए जो मेंस हमारा जो मतलब ये मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस को अगर हम मेंशन करें तो देखिए मेंस जो होता है, अब हम थोड़ा मेंस में जाएं इससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए पार्ट ए हमारा में हम रखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, पार्ट बी में हम रखते हैं मेंस एग्जामिनेशन को। तो देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमारे 2 पेपर होंगे, आपने पहले ही बताया। पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का रहेगा, इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 2, इसका भी ड्यूरेशन 2 ही घंटे का रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको सिर्फ 66 या 67 के अप्रॉक्स नंबर लेके आएंगे और 200 में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 80 क्वेश्चन में टोटल रहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पर, थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। देखिए जो पहला इसमें सिलेबस दिया वो दिया है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट इवेंट जो अभी का इवेंट चल रहा है उसके बारे में बताना है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेके, मतलब इंटरनेशनल जैसा सबको इसने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि प्रीलिमिनरी जिसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनना है तो उसमें मेंस के सेक्शन में अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री क्या है इसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों आ गया। फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। फिर आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के बारे में आपको जानना है। इसमें फिजिकल फीचर पे ध्यान देना है, माउंटेन, ये सारी चीज़ें। सोशल, किस तरह का लोग आपस में गैदरिंग का, लोगों का किस तरह से आपस में मेल तालमेल बिठाते थे लोग एक दूसरे से, वो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, किस तरह से लोग ट्रेड करते थे, और इंडिया और दुनिया दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बताया गया है इसमें। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है,
पॉलिटिकल सिस्टम आता है, पंचायती राज आता है, पब्लिक पॉलिसी आता है, राइट इशूज आते हैं, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आती हैं। देखिए पॉलिटिकल गवर्नेंस दोनों पर चर्चा की गई। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में, पंचायती राज के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के बारे में, राइट इशूज के बारे में। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक जितने लोग रह रहे हैं, कहाँ जैसे जनसंख्या की काउंटिंग होती है डेमोग्राफी के अंतर्गत, वो चीज़ आती है। फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सोशल सेक्टर के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव सरकार ने लिए, वो सारी चीज़ों की चर्चा होगी। जनरल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसे एक बार अच्छे से पढ़िए, दैट डिड नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें आपको सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना है। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, ये दोनों का एक तालमेल बिठा के रखिए। और आपके पढ़ाई में काफ़ी आपको टारगेटेड बुक्स भी होती है, जैसे शंकर आईएएस होती है इन्वायरमेंट के लिए, तो काफ़ी टारगेटेड बुक्स इस पे होती हैं। अगर आप कहेंगे तो बुक लिस्ट पे भी हम एक वीडियो बना देंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईएएस के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं ताकि आपके कोर्स को जल्द से जल्द हम खत्म कर दें। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का जिस तरह से अभी कैंसिल हो गया, अभी तो फिलहाल तो पोस्टपोन होने वाला है, 20 मई को पता चलेगा कि कब, मतलब अब लॉकडाउन का मतलब क्या चलता है आगे, कि लॉकडाउन आगे बढ़ने की वजह से क्या ये भी एक्सटेंड होगा या फिर अभी एक्सटेंड नहीं होगा, अभी जो वायरस की सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, या फिर इसे कब रखा जाएगा। तब तक अभी मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले भी। हालांकि हमारा टारगेट 2021 का है, हम यूपीएससी 2021 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आपका जो सातवां आता है वो जनरल साइंस आता है। तो इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो जनरल साइंस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो ये सारे पेपर्स थे। अब पेपर 2 की बात करते हैं, ये आपको क्वालिफाइंग है। इसमें कंप्रीहेंशन आएगा, आपको ढेर सारे पैसेज दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक पैसेज से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसको आपको आंसर देना होगा रीडिंग कंप्रीहेंशन टाइप में। आपको पढ़ना है, उसे कंप्रीहेंड करना, समझना है और फिर उसका आंसर देना है। फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर की जो स्किल होती है उससे लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी भी देखिए, कुछ मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आ जाएगा, किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं। आपको अलग अलग केस स्टडीज टाइप के छोटे छोटे पैसेज दिए जाएंगे जिसको आपको अच्छे से डिकोड करना है, उसके आंसर देने हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके बारे में आपको मेंटल एबिलिटी आपकी ठीक है या नहीं है उसके बारे में चेक करने के लिए कई क्वेश्चन रहेंगे, सब वही फॉर्मेट में रहेगा, पैसेज और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। फिर बेसिक न्यूमरेसी, इसमें नंबर और उनके रिलेशन और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड क्लास 10th लेवल। डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा एफिशिएंसी एक्सेट्रा के बाद, मतलब बेसिक न्यूमरेसी 10 तक का क्वेश्चन आंसर आएगा। इसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन डाल देंगे वो लोग, जिसमें नंबर आएगा, रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल भी दे सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स 33% मार्क्स इसमें पाना है। अगर आपको इसमें काउंटिंग को गिना, देखिए अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं। अगर आप जनरल हैं अगर आप, तो 32 साल तक आप सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं 35 ईयर्स तक। अगर आप SC ST हैं तो आप सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं 37 ईयर्स तक। तो देखिए आपको जरूरी है कि आप दोनों पेपर में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 में बैठ गए कि पेपर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर 2 तो क्वालिफाइंग है, चलो इसमें नहीं बैठते हैं, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों में बैठना होगा। अब हम मेन एग्जामिनेशन पे चलते हैं। मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें मेन एग्जामिनेशन में आपका जो ओवरऑल नॉलेज चेक किया जाएगा। देखिए मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट rather than merely the range of their information and memory. The question are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze, take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidate must give relevant, meaningful and succinct answer. इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेन एग्जामिनेशन जो है इस कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम आपको सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं कि मैं ये बता रहा है कि मेन एग्जामिनेशन जो है वो आपकी ओवरऑल नॉलेज को चेक करता है। वो इस तरह बनाया गया है कि आपको ओवरऑल नॉलेज, मतलब आप कितना जानते हैं किसी इशू के विषय में, क्योंकि आप उतना ही लिख पाएंगे जितना जानते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है पेपर। तो वो और आपके इंटेलिजेंस को भी चेक करता है और ये भी देखता है कि आप किसी टॉपिक को कितना डेप्थ में जाके आप उसको समझे हैं, उन चीज़ों को चेक करता है। जबकि ये नहीं, ये आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन कि आप कितना देर तक सोच सकते हैं, कितनी आपके सोचने की क्षमता, ये चीज़ ज़्यादा नहीं देखता है। ये ज़्यादा देखता है कि किस तरह से आपकी रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, मेमोरी कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ों को चेक करता है ये। और ये एनालिसिस करता है। और ये जो हम लोग के कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ों को, जहाँ तक जैसे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है बीच का रास्ता अपनाता है, इंडिया बीच में चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है इंडिया, तो आपको पता ही होगा। तो आपको, वी आर नॉट अ सोशल स्टेट, वी आर नॉट ए कैपिटल स्टेट, वी आर ए मिक्स्ड इकोनॉमी, इस बात को अच्छे समझ लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे सोशल और इकोनॉमिक दोनों गोल आपस में टकरा जाते हैं। हाँ, कहीं पर बात हुई कि अगर ये कुछ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ काम करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके लिए उन्होंने कई गाँव को खाली करा दिया,
कि वो यहाँ पे कोई डैम बना सके, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो जाता है। यही सारे इशूज में देखे जाते हैं। और इसमें ये भी दिया जाता है कि किस तरह उनका डिमांड, जैसे मैंने बताया अभी कि जिस तरह डैम की मैंने बात की, उसी तरह से इसमें डिमांड्स और उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कैंडिडेट को बहुत ही रिलेवेंट और मीनिंगफुल जो होता है, एकदम टू द पॉइंट, मतलब डोंट बीट अराउंड द बुश। आपको आसपास नहीं घूमना है, आपको सीधा हिट करना है, सीधे जो मेन आपका जो मेन पार्ट होगा आपको डायरेक्ट उस पर हिट करना है। तो वो चीज़ के बारे में अब देखिए, क्वालिफाइंग पेपर और इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो क्यों पूछा जाता है, इंडियन लैंग्वेज पे खास तौर पे और इंग्लिश पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया 22 को लैंग्वेजेस जो बताया 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड एक्सप्रेस हिज आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न। देखिए इसमें एम क्या है इस पेपर का, कि टेस्ट करने का कि आप पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। अगर सीरियस आपको प्रोज कोई दे दिया, सीरियस आपको कोई डॉक्यूमेंट दे जाता है जिसमें सीरियस टॉपिक्स लिखा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि नहीं अच्छे से, और अपने आइडिया को क्लैरिटी से करेक्टली से आप अच्छे से समझा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या कंप्रीहेंशन पर दिया जाएगा आपको, फिर आपका दिया जाएगा प्रेसिज राइटिंग, मतलब प्रेसिज आप जानते ही हैं, आपके पास अगर 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, 1000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको शॉर्ट करके 100 वर्ड्स में कुछ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें उसका पूरा एक सार हो, एक समरी हो, एक छोटा व्यू हो, जिससे आपको पता चल जाए कि उस 1000 वर्ड में क्या दिया है, एक बेसिक आइडिया मिल जाए, उसी वही प्रेसी होती है। तो वो है। फिर यूजेज ऑफ वोकाबुलरी के बारे में भी अच्छा सा चेकिंग हुआ आपका, कि आपको इंग्लिश में पकड़ आपकी कितनी अच्छी इंग्लिश को होना पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपको सेंट्रल में काम करना है, किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और आपकी इंग्लिश काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आप भी अगर हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, आपको उस हिसाब से आपकी सर्विस मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो समहाउ आपको कुछ तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। नहीं तो बताइए, अगर क्वालिफाइंग पेपर दिया तो वो एक ही लैंग्वेज देता ना, आपको पर्सनल चूज करने के लिए देता, लेकिन उसने क्या किया, 2 पेपर बनाया, एक इंग्लिश में बनाया है और एक बनाया है आपका इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेज नाम रखा है। तो एक तो आपको चुनने को आज़ादी दे रहा है, दूसरा इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक लैंग्वेज जो पूरे देश में एक साथ नहीं बोली जाती। इंग्लिश ही ऐसी देश है जो सारी देश को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ जानते हैं 22 लैंग्वेजेस को, 22 लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है, जो 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर 22 स्टेट्स के लोग 22 लैंग्वेज अगर बोला, मतलब 22 लैंग्वेज जो है हमारे 28 स्टेट में बोली जा रही है, तो उसको जितने लोग बोल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें अगर सबको आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए इंग्लिश काफ़ी मस्ट और काफ़ी अच्छी भूमिका यहाँ अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडियन लैंग्वेज में भी यही चीज़ है, कंप्रीहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, प्रेसिज राइटिंग, यूज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, वही सेम चीज़ है। कंप्रीहेंशन करना है आपको, पैसेज दिया, प्रेसिज राइटिंग करना है, छोटी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको आंसर। उसके बाद यूज एंड वोकैबुलरी के बारे में आपको इसमें पूछा जाएगा, फिर आपका शॉर्ट एसेज आएंगे, छोटे छोटे ऐसे, फिर ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में, वाइस वर्सा में। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पेपर 1 की बात करते हैं। अब स्टार्ट होता है मेंस का। मेंस में हम घुसते हैं। अब ये मेंस में जो मेन पेपर जहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू होगी, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेंस में आपका स्टार्टिंग बात है, तो पेपर 1 आपका ऐसे है। देखिए ऐसे का क्या है लिखा है, एक बार पढ़ते हैं इसको, फिर मैं पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। द कंटेंट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ एसे, टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मतलब क्या है इसका, देखिए कंटेंट में भी रिक्वायर्ड टू राइट एन केस ऑन मल्टीपल टॉपिक, मतलब आपको हो सकता है कि अलग अलग टॉपिक्स पे, मल्टीपल टॉपिक्स, ढेर सारे टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने को दे दिया जाए। देखिए ढेर सारे टॉपिक्स दिया जाता है, उसमें से आपको 2 चुनना होता है, ऐसे 2 ऐसे चुनना होता है आपको, जो 125 नंबर का रहता है, और समय आपको करीब 1000 वर्ड का अप्रॉक्स लिखना पड़ता है। तो वो है कि आपको मतलब लिखना पड़ सकता है। और आपसे देखा है क्या, अगला क्या लिखा है, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ ऐसे, टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। देखिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सब्जेक्ट जो ऐसे का है उससे एकदम जुड़े रहिए, जब आपकी राइटिंग में वो चीज़ झलकनी चाहिए, और अपने आइडिया को इस तरह अरेंज करिए एकदम ऑर्डरली वे में, एकदम करेक्ट हो, और क्रेडिट उसी को दे, क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। देखिए क्रेडिट किसको मिलेगा, मतलब नंबर किसको ज़्यादा मिलेगा, जो टॉपिक से एकदम जुड़ा रहेगा। जैसे पॉवर्टी पे अगर कोई टॉपिक आ रहा है और पॉवर्टी से आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उससे हंगर से उसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप सोशियो इकोनॉमिक गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोनों को आपस में ऐड करके, अगर उसमें कुछ कहीं ना कहीं आप एक टॉपिक बना के उसको बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, हाँ आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा रेफरेंस दिए हैं और आपका डेटा काफ़ी ठीक है, करेक्ट है, तो वो अप्रोप्रिएट है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बात पॉवर्टी की हो रही है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उसमें डाल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका नंबर वहाँ कट सकता है। तो इसीलिए बोला है कि क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इस चीज़ पर ज़्यादा मैं इंफेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मतलब आपको एकदम एग्जैक्ट देना है कि ये चीज़ है इस तरह से।
आपको वही लिखना है जितना पूछा जाएगा। अब अगले पे बढ़ते हैं, पेपर 2। देखिए जनरल स्टडीज 1, इसमें क्या लिखा है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब इंडियन हेरिटेज और कल्चर की बात की गई कि और इसमें दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड की और सोसाइटी की चर्चा कर रहा है, सोसाइटी के बारे में भी हमें बताना है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें हमारा टोटल अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट हो गए। एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, तीसरा हो गया सोसाइटी। सोसाइटी को थोड़ा अलग डील करिएगा, थोड़ा सोशलॉजी का भी इसमें पार्ट काफ़ी ऐड होता है, इसमें भी काफ़ी एक अलग तरह की बुक लिस्ट है। खैर हम आपको सब पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एकदम रिलेवेंट चीज़ों को आपको लेकर चलेंगे। जब हमारा एंशिएंट इंडिया का जब पहला फर्स्ट चैप्टर कल लॉन्च होगा, तब आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, हमारी क्वालिटी को असेस कर लीजिएगा। तो अभी देखिए इसमें स्टार्ट क्या क्या होता है। देखिए अब हिस्ट्री जब बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, तीन मान लीजिए इसमें कि तीन आपके सब्जेक्ट हैं। पेपर 1, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, GS 1। अब इसमें देखिए हम इसको पढ़ते हैं। इंडियन कल्चर वी कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। मतलब क्या है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म। देखिए इंडियन कल्चर में क्या क्या कवर होगा, आपका आर्ट फॉर्म होगा। आर्ट फॉर्म कितने हैं, कितनी कलाएं हैं, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। लिटरेचर, साहित्य वगैरह चीज़ें रिलेटेड होंगी। फिर आर्किटेक्चर, क्या क्या बनी थी चीज़ें, मंदिर, टेम्पल, जैसे चालुक्य और राष्ट्रकूट, सब इन्होंने जो बनाया था उसके बारे में डिटेल, और जिसे अकबर ने बनवाया, फिर जहांगीर ने किस में कला कहाँ से कहाँ गई, वो आर्टिकल्चर, ये इंडियन आर्टिकल्चर का भाग है। अब दूसरे बात का तो वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट एंड पर्सनैलिटीज एंड इशू। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और 18th सेंचुरी की मिड से यानी मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, मैंने वहां से वो टच करना शुरू करता है कि आखिर उस क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और कैसे आगे बढ़े देश के इतिहास को, जिसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है 1857 को। वो सब हम आपको पढ़ाएंगे, वो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी से प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ पर्सनैलिटीज, कौन कौन से पर्सनैलिटीज में इन्वॉल्व थे और कौन कौन से इशू उसमें जहाँ तक जनरलाइज हुए, वो ज़्यादा चीज़ में बताया जाएगा। फिर आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरी स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूटर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है, देखिए फ्रीडम स्ट्रगल और उसके अलग अलग स्टेज और उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री के उससे काफ़ी तक जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गया। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। मतलब क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जब देश आज़ाद हो गया तो किस तरह कंसोलिडेशन की बात की, किस तरह सब सारी जगहें एक जगह दूसरे से कनेक्ट हुई। क्योंकि जब हुआ था तो आपको पता होगा हैदराबाद को लेकर काफ़ी बड़ा इशू आया था, हम वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको एक और छोटा सा एक और भी दे देते हैं आपको कि जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हैदराबाद को लेकर, कश्मीर को लेकर काफ़ी मुद्दा था, जो क्योंकि कई राष्ट्र ऐसे थे कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो कुछ तो जगह चली गई थी पाकिस्तान के पास और कुछ जगह इंडिया के पास थी। तो उसमें कहा गया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे कहा था कि हमें ऑप्शन दिया था कि वो हम चाहे तो कुछ जैसे पाकिस्तान में चला गया, जो इंडिया में चला गया, और इंडिया के अगर जितने स्टेट्स हैं अगर वो चाहें तो इंडिया के बाहर रह सकते हैं। जैसे कश्मीर था, उसमें वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि हम बाहर रहेंगे, हमें मतलब इंडिया में नहीं जुड़ना है। उत्तर हैदराबाद के नवाब थे, जो इमाम थे, वो उन्होंने किया। तो उसके बाद उसको किस तरह से कंसोलिडेट करके इंडिया में ऐड किया गया, यही सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा होगा। और किस तरह रीऑर्गेनाइज किया गया कंट्री को, किस तरह यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज किया गया, किस तरह से चीज़ों को मतलब हैंडल किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, भी हम पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए, अब इसमें अगला आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार, विड्रॉल फ्रॉम नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड द इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। मतलब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आती है। 18th सेंचुरी से सब चीज़ें ली है। इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरह हुआ यूरोप में, वर्ल्ड वार कैसे हुआ, नेशनल बाउंड्रीज किस तरह से मतलब बनाया गया था, लोगों का विड्रॉ किया गया था। फिर कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन के बारे में पता किया, किस तरह से मतलब अंग्रेज आया, किस तरह से कहाँ उन्होंने कब्जा किया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आया हुआ है। फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी में कौन कौन सी वहाँ पैदा हुई, कम्युनिज्म हुई, कैपिटलिज्म हुई, सोशलिज्म हुई, इस तरह से आई, और उनका इफेक्ट क्या हुआ पॉलिसी पे, और इफेक्ट ऑन सोसाइटी, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। फिर देखिए यहाँ से सोसाइटी में थोड़ा एंट्री ले लेते हैं। सेकंड फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें इंडियन सोसाइटी की क्या है, मतलब ज़्यादा सोसाइटी पर हमको इंडियंस पे ही ज़्यादा रहना है, तो क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर ही लेंगे कि थोड़ा सोसाइटी के बारे में हल्का सा। तो उसके बाद जो अगला स्टार्ट होगा वो सेकंड फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें अलग अलग फीचर जो इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी क्या रही इंडिया की, उसके बारे में था। फिर रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज।
इसके बारे में है। देखिए वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के रोल पे इसमें बात किया, पॉपुलेशन पे, और उससे रिलेटेड जो इशू है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा थी, उससे रिलेटेड कौन कौन से इशू थे। डाइवर्सिटी काफ़ी थी, उससे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, गरीबी ज़्यादा थी, डेवलपमेंट इशू को लेकर अर्बनाइजेशन की बात की, शहरीकरण की बात की, क्योंकि भारत का आपको पता है कृषि प्रधान देश है, उसमें अर्बनाइजेशन अगर शहरीकरण की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही। उनका प्रॉब्लम और उनसे जुड़े इलाज को लेकर किस तरह से उनका इलाज किया है। देखिए फिर मानता हूँ फिर वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रही, क्योंकि हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक चीज़ को समझाते हुए चल रहे हैं सिलेबस को, कि अगर कोई आप में से कोई ऐसा है जो बंदा है जो सिलेबस पढ़ता है, उसे समझ में नहीं आता, अगर उसको कोई लाइन नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कर सकता है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। तो अब वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आप एक एक लाइन को हम अच्छे समझाएंगे आपको। देखिए अभी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन जो पूरे मतलब विश्व में चल रहा था, उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर हुआ, किस तरह से मतलब अर्थव्यवस्था का क्या क्या सिस्टम चल रहा था, वो सारी चीज़ों की लेके इसमें सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं सोशल, इसलिए मैं कहा सोशलॉजी का भी एक अच्छा पार्ट इसमें ऐड होगा। इसमें सोशल और एसोसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। फिर सोशल इंपावरमेंट की बात की गई, कम्युनलिज्म की, रीजनलिज्म की और सेकुलरिज्म की। इंडिया सेकुलर कंट्री है तो ये इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। फिर देखिए सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी के वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी किस तरह से है, मतलब कौन सा देश कहाँ है, कहाँ से नदी बह रही है, कहाँ समुद्र कौन सा है, कौन सा सी कहाँ टच करता है। जैसे आज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग कंट्री, प्रीलिम्स में आ जाता है, तो उसके साथ आपको कनेक्टिंग रिवर, सी, ओशियंस, इस सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक मतलब कनेक्ट करता है, तो उसे आपको जानना जरूरी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कंटिनेंट, वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। देखिए किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे वर्ल्ड के हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इसमें साउथ एशिया और इंडियन सब कंटिनेंट की भी बात की गई है। और अलग फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री के, वो अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड के और इंडिया में भी इसमें इंक्लूड है। उसका क्या मतलब इफेक्ट, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जो लोकेशन को लेकर, कि किस तरह से, क्योंकि कोई नेचुरल से पर्टिकुलर किस जगह पे क्यों मिलता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ होगी। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड द फ्लोरा फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। देखिए इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना इसमें आ गया, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, जो ज्वालामुखी वगैरह हो गई, और तो साइक्लोन जिस तरह से थे, तूफान, और आपका ज्योग्राफिकल फीचर्स किस तरह से, उनका लोकेशन चेंज किस तरह से, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। इसमें वाटर बॉडीज़ की भी बात की, आइस कैप्स की भी बात किया गया, फ्लोरा फोना वहाँ के जंगल की और वहाँ के मतलब जीव जंतुओं की भी बात की गई, और उनका इफेक्ट क्या हुआ, उस इस तरह चेंजेस से उनका इफेक्ट क्या, मतलब क्या इफेक्ट है, ये सब ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आप चिंता मत करिएगा, इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। काफ़ी टफ टॉपिक्स हम बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। अब चलते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 आता है हमारा जनरल स्टडी 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब क्या है, गवर्नेंस की बात की, गवर्नेंस किस तरह से, गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में क्या क्या लिखा है, संविधान के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीति किस तरह से होती है। सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस किस तरह सोसाइटी को जस्टिस दिलाने के लिए कौन कौन से बड़े बड़े सरकार ने एक्ट्स लागू किए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और किस तरह उन्हें जस्टिस मिलता है। और इंटरनेशनल रिलेशन से लेके मतलब किस तरह से हमारा इंटरनेशनल हमारा रिलेशन कैसा है, उसके बारे में चर्चा होगी। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल एंड पायनियर इवोल्यूशन आएगा, और फीचर अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन आएंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, ये सारी चीज़ें फिर आएगा। देखिए फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इशू चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड चैलेंजेस देयरिन। मतलब फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन के और स्टेट्स की जो भी आता है, जो आपस में स्टेट और यूनियन को लेकर इशू रहते हैं, वो सारी चीज़ों की बात है, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो सारी चीज़ें बात होगी। पावर कितने किसको कितने मिला, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, किस तरह से पावर को सेपरेट किया गया है किस तरह से पावर को हमने सेपरेट किया गया है, और किस तरह से पावर को सेपरेट किया गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और इसमें हमने और किस किस चीज़ पे चर्चा करेंगे, देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री, यानी दूसरे देशों के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम और बाकी सारी जो चीज़ें रहेंगी, आर्टिकल्स वगैरह को हम कंपेयर करेंगे। फिर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर सच एज स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट एंड बिजनेसेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दीज, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करें। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, कंडक्ट और किस तरह से करते हैं, ये बिजनेस किस तरह से करते हैं, कैसे पैसा देते हैं, ये कैसे मनी रिलीज करते हैं, ये पावर्स और प्रिविलेज की बात की गई। और ये पावर क्या होते हैं, इनके प्रिविलेज क्या क्या होते हैं, इनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, इशू क्या होता है, और इन सब से
वो सारी चीज़ें हैं। फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड फार्मर इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका सेल्फ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के बारे में डीपली चर्चा करेंगे, गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा ये। फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो उनका पावर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में तमाम तरह समय समय पर क्वेश्चन आते रहते हैं। वो है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, इंटरवेंशन किस तरह से इसमें होता है, डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर को लेके, इशू कौन से आते हैं, इन सब में से उनका डिजाइन, उनके इंप्लीमेंटेशन से, वो सारी चीज़ें हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री होते हैं, इसमें रोल ऑफ एनजीओ का क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या है, एसएचजी और वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर के बारे में। फिर वेलफेयर स्कीम ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म एंड लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। देखिए, वेलफेयर स्कीम कौन कौन से चल रही है हमारे देश में, पॉवर्टी और सेंटर स्टेट के द्वारा अलग अलग तरह से पॉवर्टी को दूर करने के लिए और तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैकेनिज्म क्या है, लॉ कौन से बन रहे हैं इसके लिए, वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए। फिर इंस्टीट्यूशन और बॉडी कौन कौन सी हैं इसके लिए, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, और वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए किस तरह सरकार काम करती है। फिर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बारे में है, पूरा डिटेल चर्चा होगी यहाँ पे। इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी हंगर से रिलेटेड चर्चा होगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेसर, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विस का डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर इंडिया एंड इस नेबरहुड रिलेशन, इंडिया का उसके नेबरहुड रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे स्टार्ट, बायलैटरल आता है, रीजनल आता है, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, उसके बारे में चर्चा होगी। बायलैटरल, दो देश आपस में मिलकर किस तरह से अपने पॉलिसीज को मेंटेन करते हैं, अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं, किस तरह से दो रीजन मिलकर कैसे इंटरेस्ट करते हैं, ग्लोबली हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होती है, और जो इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है वो चीज़ें हैं। फिर इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी पॉलिटिक्स का डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की बात की, इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट के बारे में चर्चा होगी। इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, IMF हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इस सारी चीज़ों की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एजेंसी की बात करेंगे, और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है और किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करें। तो ये आपका जो पेपर 3 कवर हो जाएगा। पेपर 4 पे चलते हैं। इसमें अगर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आपका टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इकोनॉमी की बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि इसमें आएगा, इसमें इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर कवर करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ क्या टच किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद इकोनॉमी का कहीं भी चर्चा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ही हमको समझना है, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स उसमें आ जाएंगे हमको उन्हीं चीज़ों को समझना है। उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे पे हम मूव कर जाएंगे, हम करंट अफेयर पे मूव कर जाएंगे, ज़्यादातर इस पे इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा होगी। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। देखिए, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडियन इकोनॉमी और उससे इशू जो कौन से होते हैं, मोबिलाइज, जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए, उनको करेक्ट ऑर्डर में सही करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ग्रोथ, जिससे डेवलपमेंट ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। अब इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है, इशू राइजिंग फ्रॉम इट, अब किस तरह से सबका ग्रोथ होगा और इससे कौन कौन से इशू आते हैं। गवर्नमेंट किस तरह बजट में तय करती है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट, ई टेक्नोलॉजी इन द हेड ऑफ फार्मर। देखिए, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कैसे होते हैं हमारे देश के अलग अलग भाग में, और अलग अलग तरीके की इरिगेशन, जो सिंचाई का सिस्टम होता है और जो स्टोरेज होता है, ट्रांसपेरेंट, और मार्केटिंग कैसे करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारे एग्रीकल्चर पर चीज़ें बनती है उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, इशू और कौन से रिलेटेड से दिक्कतें आती हैं, ई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर फार्मर की बात करें तो उसमें कैसे ई टेक्नोलॉजी काम करती है फार्मर्स के हित में, वो बात करेंगे। फिर इशू रिलेटेड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इशू कौन से आते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज़ की बात करें अगर हम, उसमें हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरह से सपोर्ट पे, कम प्राइस पे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंट्रोल होते हैं जगह जगह पे, कंट्रोल उनको नाम देगा, अलग स्टेट्स में उसको अलग अलग भी कहा जा सकता है।
तो उससे जैसे यूपी के ज़्यादातर भागों में से कंट्रोल कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबके एमएसपी जो रखा जाता है सबके लिए कि इतने मतलब चावल जैसे 1 रुपया किलो या 2 रुपया किलो ऐसे करके लोग बेचते हैं, तो सरकार देती है सब्सिडाइज रेट पे, तो वो चीज़ है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या होती है, कहाँ किस तरह से उसको वापस से रिवैम्प किया जा सकता है, फिर कौन से बफर स्टॉक्स क्या आते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करती है, फिर टेक्नोलॉजी मिशन और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग की बात करते हैं, एनिमल जो होते हैं उनके उनके पशुपालन के लेके वो होता है। फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन द इंडिया एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंट लोकेशन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स, मतलब फूड प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्री है उसमें इंडिया में, और उसका स्कोप और उसका कौन कौन से लोकेशंस हैं फूड प्रोसेसिंग के, और उसका क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, और सप्लाई चेन में किस तरह से वो अपना महत्व देता है, वो चीज़ है। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर आगे इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन किस तरह से एलपीजी जो मॉडल लाया गया था इकोनॉमी, उसकी चीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस तरह चेंज किया गया और उससे हमारी इंडस्ट्री किस तरह से ग्रोथ की गई, वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल, कहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम करते हैं, सरकार करती है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें डेवलपमेंट की बात करता है, उसकी एप्लीकेशन और इफेक्ट्स की जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, वो चीज़ है। फिर अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया कि किस तरह इंडियंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कौन सी अचीवमेंट क्या रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का देशीकरण किया गया है और किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को मतलब बनाया गया है, वो चीज़ें हैं साइंस टेक के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इसके बारे में कैसे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की थी आपने वीडियो पैंडेमिक पैटर्न पूल में, अगर उसे नहीं देखा होगा आपने तो देख लीजिएगा उसे। उसके हमारे प्ले लिस्ट में आपको कोरोना के प्ले लिस्ट का नाम लिखा है कोरोना, उसमें आपको कोरोना वायरस के मतलब प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखिएगा। फिर आएगा अवेयरनेस आएगा इन द फील्ड ऑफ जो फील्ड आते हैं IT के फील्ड में, मतलब IT के फील्ड में आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कंप्यूटर स्पेस आ जाएगा, फिर कंप्यूटर आ जाएगा, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और उससे इशू कौन से आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर। और फिर आता है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, फिर इन्वायरमेंट आ जाते हैं, फिर इन्वायरमेंट एस्पेक्ट असेसमेंट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आपका आता है लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। फिर देखिए लिंकेज क्या है डेवलपमेंट और जो जिस तरह से जैसे आदिवासी या मतलब ज़्यादातर जो देखें नक्सलवाद जो होता है एक्सट्रीमिस्ट, उसको रखा बोला गया है। फिर इसमें क्या है, उसमें कौन से उसमें एक्सटर्नल जो बाकी के एक्सटर्नल स्टेट होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है, नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से इसमें होते हैं, फिर इसमें कौन से चैलेंजेस आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। फिर चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड इन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें आता है नेटवर्क्स आता है, मीडिया का क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट की कहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई, उसके प्रिवेंशन से लेकर बात की गई। फिर सिक्योरिटी चैलेंज आते हैं, उनका मैनेजमेंट क्या आता है, बॉर्डर एरिया लिंकेज और जो टेररिज्म से बॉर्डर एरिया जो हमारा लिंक होता है उससे चीज़ों से लेकर रिलेटेड है। फिर अलग अलग तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी और उनके किस किस तरह से वो उनके मैंडेट को काम करते हैं उसकी उन चीज़ों से रिलेटेड है। सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में चर्चा करें, RPF, CRPF, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे CRPF है आपका जो है और CAPF है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो अलग सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं। BSF है, तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी पेपर 3 में, पेपर 4 में। अब पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, अब हम बात करते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये पेपर 5 है, जनरल स्टडी 4 है। देखिए द पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू इंटेग्रिटी, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इशू एंड कॉन्फ्लिक्टिंग फील्ड फेस बाय हिम इन द डीलिंग विद सोसाइटी। देखिए इस पेपर में क्या किया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जिसमें कैंडिडेट को टेस्ट किया जाएगा कि उनका एटीट्यूड किस तरह से रहता है, वो किस तरह से किसी इशू को अप्रोच करते हैं जो कि हमें पब्लिक लाइफ में और प्रॉब्लम पब्लिक लाइफ में काफ़ी दिक्कतें खड़ी करती हैं लोगों के बीच में, लोगों के सामने। वो केस स्टडी होता है बेसिकली है, और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो किस तरह के रास्ते से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरह आपको अपने अपने वर्ड लिखने होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है। और इसमें किसी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उनके द्वारा फेस किया जाता है, जिस तरह से सोसाइटी को डील करते हैं। इसमें क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड। देखिए इसमें जहाँ तक केस स्टडी अप्रोच पे क्वेश्चन है, केस स्टडी आपको ज़्यादा मिलेगी, कोई केस दिया जाएगा उस पर कहा जाएगा कि अपने व्यू आप रखिए। तो आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम, जैसे आप मान लीजिए कोई लड़का गाँव से अब शहर से गाँव आता है, शहर में मान लीजिए आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, आप अपने गाँव में जाते हैं, गाँव में आपने देखा कि आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है और कोई बाहरी का कोई वहाँ का लोकल जमींदार या कोई लोकल पावरफुल पर्सन है वो परेशान करा आपकी फैमिली को, तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप लेते हैं। और आप या तो आपको अलग तरह की सिचुएशन देगा यहाँ पे
कि आप हो सकता है अधिकारी बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे, अगर आप बने अभी आपको पोस्टिंग नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। इस तरह का केस स्टडी होती है इसमें, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिएगा इसके बारे में। फिर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, और ह्यूमन वैल्यू लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू। मतलब क्या है, देखिए एथिकल और ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का आपस में ये लिंक एक दिखाएगा, जिसमें एसेंस आपको बताएगा कि इसका मतलब क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आते हैं एथिक्स का, अगर हम बात करें। क्योंकि एथिक्स का आपको पता है, एथिक्स क्या होता है, हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, हमारे वैल्यू सिस्टम होता है एथिक्स। तो उसको लेके हम ह्यूमन कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं वो हम चर्चा करेंगे, और प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप पे किस तरह से ये काम करता है। ह्यूमन वैल्यू लेसन्स की बात करें तो हम किस तरह से अच्छे जो ग्रेट लीडर्स रिफॉर्मर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लाइफ से हम क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है, इस वैल्यू को जनरेट करने में, इनकलकेट करने में, हमारे अंदर इसको बैठाने में क्या क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिर एटीट्यूड, इसमें कंटेंट, इसमें अगर तुम्हारा कंटेंट आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। एटीट्यूड किस तरह से रहता है, आपका स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे आप करते हैं, फिर इसका इन्फ्लुएंस और थॉट्स और बिहेवियर पे किस तरह असर पड़ता है, मोरल पॉलिटिकल एटीट्यूड भी बताया इसमें बारे में भी इसकी जांच हो जाएगी। फिर सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की बात होगी। फिर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी विथ नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैरिजन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, इसके बारे में चर्चा होगी। इसमें एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यू, सिविल सर्विस की इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस और आपका जो कंपैशन होता है वीकर सेक्शन के प्रति, उसकी चर्चा होगी यहाँ। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, EI या EQ कह सकते हैं इसको, इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं इसको। इसमें आपका कॉन्सेप्ट और देयर यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर, फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर इंडिया के जितने मोरल थिंकर रहे हैं उसके कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में क्या रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पब्लिक का सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स एंड एथिकल कंसर्न, डिलेमा इन गवर्नमेंट and private institution, law, rules, regulation, concise, a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issue, international relation and funding and corporate governance। तो इसमें पब्लिक और सिविल सर्विस के वैल्यू और एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंज ऑफ करप्शन, इन सारी चीज़ों को लेकर केस स्टडी अप्रोच और अलग अलग तरीके से भी डिफरेंट, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह के। फिर केस स्टडी और इशू, देखिए लास्ट में केस स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। केस स्टडी हम आपको तरह तरह के करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। हम आपको पहले एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के चैप्टर गाइडेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम केस स्टडी, क्योंकि काफ़ी अलग चीज़ है, इसको बहुत कम लोग मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा देखिए ऐसे और ये बाकी 3 पेपर तो हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे पे और कहीं ना कहीं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पर कहीं ना कहीं हमारा हाथ थोड़ा तंग सा रहता है, क्योंकि बाकी के पेपर तो हम हैंडल किसी न किसी तरह से समाव कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इसकी चिंता मत कीजिए, हम चर्चा कराएंगे, इसके भी कराएंगे। अब देखिए इंटरव्यू टेस्ट की बात करते हैं, इसको मैं एक ओवर ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। देखिए जो कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा वो बहुत ही अनबायस्ड ऑब्जर्वर रहेगा, मतलब वहाँ की जो बोर्ड आपको मतलब डिसाइड होगा, जो आपका मतलब इंटरव्यू लेंगे, उनको कहा जाएगा वो क्या करेंगे, वो उनके पास आपके पूरे कैरियर का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसके लिए आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो भरवाया था उससे उनको आप कैरियर में आपने अभी तक जीवन में क्या क्या किया, आपके इंटरेस्ट, हॉबी, हर चीज़ उसमें रहेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक जनरल इंटरेस्ट लेके, जो जनरल इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल, मतलब किसी भी नॉर्मल बंदे को पता होना चाहिए वो। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो होता है इंटरव्यू का, ये नहीं होता है, वो बस इतना पता लगाना होता है कि पर्सनैलिटी, कि आप इस कैरियर के लिए सुटेबल है या नहीं, पब्लिक सर्विस के लिए आपका क्या रुझान है, उस चीज़ को फ्रंट से देखेंगे। और वो ये देखने का काम होगा, वहाँ के अनबायस्ड ऑब्जर्वर वहाँ के रहेंगे, जो कि मतलब ऑब्जर्व करेंगे आपको कि आप उस लायक हैं या नहीं है। फिर ये टेस्ट जो होगा ये जज करेगा कि आप मेंटर कैलिबर, किस तरह से डिसीजन आप लेते हैं, उसमें कई तरह तरह ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ब्रॉड टर्म में कहें तो ये एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और सोशल ट्रेट्स की बात नहीं हो रही, इसमें आपका सिर्फ ये और लेकिन बल्कि यह है सोशल ट्रेट्स और
करंट अफेयर्स की ज़्यादातर बात चली कि आपको कितना करंट से आप जुड़े रहते हैं, कितना आपको पता रहता है। आपकी नॉलेज को यहाँ नहीं चेक किया जा रहा है कि नॉलेज तो ऑलरेडी आपकी चेक हो चुकी है बाकी सारे पेपर्स में। फिर आपका जो है मेंटल अलर्टनेस कितना है, आप किस तरह से अलर्ट मोड पे आप लेते हैं, आपको किसी भी टफ सिचुएशन रखा जाता है किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं। फिर आपके क्रिटिकल पावर सिमुलेशन क्या, क्लियर और लॉजिकल आप जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर इंटरेस्ट क्या है आपका, सोशल कोहेजन आपका किस तरह से, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल और मोरल इंटेग्रिटी आपके अंदर है कि नहीं, ये सारी चीज़ चेक होती है। देखिए टेक्निक जो होता है इंटरव्यू का ये नहीं होता है कि बहुत आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करें, जो कि ये बहुत ही डायरेक्टेड और पर्पसफुल पूरा कन्वर्सेशन होगा जो कि रिवील करेगा आपके मेंटल क्वालिटीज़ को, आपके इंटरनल क्वालिटीज़ को क्रिएट करे, ये निकालेगा बाहर, यही उनको चेक करना होता है। फिर देखिए इंटरव्यू टेस्ट जो होता है ये इसलिए नहीं होता कि आपका जनरल नॉलेज को चेक किया जाए या जो कि आपको ऑलरेडी जबकि टेस्ट चेक हो चुका है रिटन पेपर, जो कैंडिडेट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम से कम एक इंटेलिजेंट इंटरेस्ट ले, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट और अपने एकेडमिक स्टडी में ही नहीं बल्कि जो भी उनके आसपास की घटनाएं घट रही है उस पर भी उनकी एक नज़र होनी चाहिए। और देश में उनके क्या हो रहा है उनको ये भी पता होना चाहिए, कौन सा डिस्कवरी हो रही है वो भी उनको पता होना चाहिए। जो कि ऐसी कोई चीज़ें जो कि एक वेल एजुकेटेड अगर कोई यूथ है जो एजुकेटेड है और यूथ है अभी, तो उसको उसका एक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, वो क्यूरियोसिटी मेन चेक करते हैं कि आपकी जानने और सीखने की कला कैसी है। क्योंकि आप जब जॉब में आप जाएंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये सारा हमारा सिलेबस का डिटेल पार्ट था। हम वीडियो माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर वीडियो को बढ़ाना पड़ा इस लंबा, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। वीडियो अप्रॉक्स 50 मिनट्स की जा रही है। आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको समझते जाइएगा। आप एक लाइन से एक सीरियल से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और बस मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा। अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो लेके आए, लेकिन टॉपिक्स लंबे रहते हैं तो समझाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिएगा। टिस्का पेज पर हमने फेसबुक पर भी बनाया हुआ है, उसको आप लाइक कीजिएगा। और हमारे साथ चैनल में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।